नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जो क्लास किया गया है उस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या कारण था कि यूरोपियों को भारत को समुद्री मार्गों से खोजना पड़ा। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके कि 1453 की वह घटना थी जिसने क्या कर दिया, ये स्थलीय मार्ग जो था उस पे उस्मानियों का नियंत्रण हो गया। ये कारण हमने पिछले क्लास में देखा। उसके बाद दूसरा जो रास्ता था अरब वासियों के नियंत्रण में पूर्ण रूप से आ गया, ये भी एक कारण था। और जब यूरोप में जो कुंस्तुनतुनिया था जिस पे हमने चर्चा किया था, ये है यूरोप में ये जो कुंस्तुनतुनिया था वो एक धार्मिक केंद्र था। क्या था? धार्मिक केंद्र था। धार्मिक केंद्र था। इस पर जब उस्मानियों का नियंत्रण हुआ तो यहां से जो विद्वान थे वो अपने साहित्यों ग्रंथों को लेकर क्या किए, यूरोप में मूव कर गए और वहां पर उन ग्रंथों का प्रिंटिंग प्रेस के जरिए क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। तो जो पहले जो समाज था वो कैसा था? वो मानव केंद्रित समाज था। क्या था? मानव केंद्रित समाज था। मानव केंद्रित समाज था। जो भी कार्य किए जाते थे उस समय वो मानव के द्वारा किया जाता था और मानव के द्वारा किए जाने के कारण जो भी क्रेडिट था वो मानव को दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गया और कैसी सत्ता आ गई, तो ईश्वर केंद्रित सत्ता हो गया आगे चल के। तो जो भी काम होता था लोगों के द्वारा कहा जाता था कि जो भी काम हो रहा है वो ईश्वर का ही देन है, जो भी हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो ये मानव था वो काम करना ही बंद कर दिया। क्या किया? काम करना ही बंद कर दिया। जब इसे किसी कार्य का क्रेडिट नहीं मिलता था तो ये धीरे धीरे काम को करना ही बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे समय बीता और सत्ता कैसी आ गई? तर्क शक्ति का विकास हुआ। क्या हुआ? तर्क शक्ति का विकास हुआ। जब कुंस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया तब वहां पर लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर दिया कि जब ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है, ईश्वर ही सर्वोपरि है, तो कुंस्तुनतुनिया जो यहाँ पर यूरोप में कुंस्तुनतुनिया था वो तो एक धार्मिक केंद्र था, तो वहां पर ईश्वर ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने लगा, लोग तर्क करने लगे, तर्क शक्ति का विकास हुआ और आगे चल के क्या हो गया, तर्क शक्ति का विकास हुआ। इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण। तो यूरोप में क्या हो रहा था उस समय? पुनर्जागरण हो रहा था। जो साहित्य यहाँ पर सो गया था वो धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस के जरिए क्या हुआ, जगने लगा। जो पुनः सोकर उठ जाना ही क्या होता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। इसी क्रम में यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण के कारण वहां पर अनेक यंत्रों का आविष्कार हो रहा था, भौगोलिक खोजों का विकास हो रहा था, लोग वैज्ञानिक सोच रखने लगे। वहां पर लोग वैज्ञानिक सोच रखने लगे
इसी क्रम में क्या हुआ, तो पुर्तगाल, यह है आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल और यहां पर है स्पेन। तो स्पेन और पुर्तगाल जो भौगोलिक खोज थे उसमें अधिक रुचि ले रहे थे। और हमने देखा पिछले क्लास में कि पुर्तगाल का एक शासक प्रिंस हेनरी, जिसे द नेविगेटर कहा जाता है, उसने क्या किया, उसने अनेक अभियानों के द्वारा ये अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का अनेक अभियानों के द्वारा क्या किया था, एक नक्शा तैयार कराया था। उसी क्रम में 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमो डियाज बार्थोलोमो डियाज यहां पर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंचा और इसको ये नाम दिया केप ऑफ स्टार्स, केप ऑफ स्टाम, केप ऑफ स्टाम बार्थोलोमो डियाज ने नाम दिया। और ये यहीं से क्या हुआ, वापस पुनः पुर्तगाल चला गया। इसी क्रम में 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकलता है, यहां से पुर्तगाल से निकलता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए मेडागास्कर से केन्या और मोजाम्बिक पहुंचता है। और इसे एक पथ प्रदर्शक मिल गया, इसको एक पथ प्रदर्शक मिल गया, पथ प्रदर्शक मिला अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक, कहीं कहीं इसका नाम अब्दुल मजीद लिखा रहता है, कहीं कहीं अब्दुल मनिक, अब्दुल मनिक लिखा रहता है। यह एक पथ प्रदर्शक मिल गया जो कभी अरब वासियों के साथ भारत के साथ व्यापार किया था। तो इसको पता था कि अगर हम इधर से पूरब के तरफ निकलेंगे तो निश्चित ही आगे क्या होगा, भारत मिलेगा। तो वास्को डिगामा ने इसके सहायता से केन्या मोजाम्बिक से होते हुए 20 मई 1498 को केरल में कालीकट बंदरगाह पे, ये मालाबार तट है, ये मालाबार तट, इसको क्या कहते हैं, मालाबार तट।
इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, इधर हो जाएगा स्वराष्ट्र तट, और ये हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। तो ये 20 मई 1498 को केरल में कालीकट नामक बंदरगाह पे मालाबार तट पे पहुंचा। कहां पे? मालाबार तट, मालाबार तट पे पहुंचा। क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 20 मई 1498 को। कहां पे पहुंचा? केरल में। केरल पे में कहां पर? कालीकट नामक बंदरगाह पर। किस तट पे? तो मालाबार तट पे ये पहुंचा। तो यहां का जो शासक था, केरल का जो शासक था, जो कालीकट का शासक था, कालीकट का शासक ने इसका स्वागत किया। तो कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने इसका क्या किया? जमोरिन ने इसका स्वागत किया। स्वागत किया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। ये 3 महीने तक भारत में रहा। 3 महीने तक भारत में रहा और व्यापार किया अनेक वस्तुओं को, अनेक मसाले, जड़ी बूटियों को लेकर। अनेक जड़ी बूटी तथा मसाले लेकर, जब यह अनेक जड़ी बूटी मसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचा, पुर्तगाल में पहुंचकर उसने उन वस्तुओं को जब बेचा तो उसे पूरा खर्च छोड़कर 60 गुना का मुनाफा हुआ। 60 गुना का मुनाफा हुआ। ये मुनाफा पुर्तगालियों के दिल में उत्साह सा भर दिया कि ऐसे ऐसे अफ्रीका के तटों से होते हुए, मेडागास्कर से होते हुए, मोजाम्बिक केन्या से होते हुए भारत के साथ समुद्री मार्गों से व्यापार किया जा सकता है। उसके बाद अगले क्रम की बात करें हम, पंद्रह सौ ईस्वी में 1500 ईस्वी में दूसरा अभियान भेजा गया पुर्तगालियों के द्वारा। पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज को भेजा गया दूसरे अभियान में। इसने क्या किया? तो इसने कन्नौर और कोचीन के शासक से
ये मिला, जाकर इसने मिला कोचिन और कन्नौज के शासकों से, और इसने एक चीज मार्क की कि यहाँ के जो शासक हैं उनका आपस में नहीं मिलता है, इनका जो मत है वो आपस में नहीं मिलता है, यह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसने मार्क किया। उसके बाद 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया। ये दूसरी बार आया 1502 ईस्वी में। इस बार इसको भेजा गया कि इस बार क्या करेंगे आप, वहां पर जाके फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। तो इसने क्या किया, तो 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री या इसी को कहते हैं कोठी। तो फैक्ट्री क्या होता है, तो आज के समय में जो हम फैक्ट्री देखते हैं वहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन उस समय जो फैक्ट्री कहा जाता है, उस समय का जो फैक्ट्री था वहां पर अनेक जगहों से वस्तुओं को खरीदकर एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उसी को हम फैक्ट्री या कोठी कहते हैं। इसने क्या किया, तो 1503 ईस्वी में प्रथम कोठी की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कोठी की स्थापना कब हुआ पुर्तगालियों का, तो 1503 ईस्वी में। कहां पे, तो कोचिन में। कोचिन में इनका प्रथम फैक्ट्री का स्थापना हुआ। उसके बाद 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया। ये प्रथम गवर्नर है पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर। पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर किसको बना के भेजा गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। अभी तक जो आ रहे थे वो क्या थे, वो एक व्यापारी थे। ये प्रथम गवर्नर था पुर्तगाल का। इसने क्या किया, तो इसने जब आया तो इसने मार्क किया कि अगर भारत के साथ लंबे समय तक व्यापार करना है तो जो ये हिंद महासागर है इस पे प्रभुत्व होना चाहिए। जिसका प्रभुत्व इस हिंद महासागर पे होगा वही भारत के साथ लंबे समय तक व्यापार कर सकता है। तो इसने क्या काम किया, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने क्या किया, तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये कब तक रहा, 1505 ईस्वी में आया और 1509 ईस्वी तक
यह गवर्नर बन के रहा पुर्तगाल का। उसके बाद 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में दूसरा गवर्नर आया। 1509 ईस्वी में दूसरा गवर्नर आया, पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर। पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर, दूसरा गवर्नर कौन आया? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये दूसरा गवर्नर जनरल बन के आया। इसने क्या किया? तो ये 1509 में आता है और 1515 ईस्वी तक यह गवर्नर बना रहा पुर्तगाल का। तो इसने क्या किया? 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक से, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या किया? गोवा को जीत लिया। तो क्वेश्चन बनता है कि गोवा को किसने जीता? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। किससे जीता? तो बीजापुर के शासक से। बीजापुर का शासक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। तो इसने क्या किया? तो 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। उसके बाद 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया। मलक्का पर कब्जा, मलक्का पर कब्जा, और 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में हरमुज पर कब्जा कर लिया। हरमुज जो यहाँ फारस की खाड़ी में है। हरमुज पर कब्जा, हरमुज पर कब्जा। और इसने क्या किया? तो इसने एक विवाह नीति चलाया। क्या किया? विवाह नीति लागू किया। इसने क्या किया? एक विवाह नीति लागू किया। ये विवाह नीति क्या था? तो उस समय भारत में जो विधवा महिलाएं थी उनको शादी करने की अनुमति नहीं थी भारत में। तो इसने क्या किया? इसने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि आप इन महिलाओं से शादी कर लीजिए, क्योंकि ये आसानी से शादी कर लेंगी आपसे, क्योंकि ये समाज में
समाज के द्वारा ये उपेक्षित हैं, समाज में इनका मान्यता नहीं है, यहाँ पर मान्यता नहीं है कि शादी करें। इसलिए अगर आप इनसे शादी करेंगे तो क्या होगा, दो लाभ होगा। एक तो पहला कि हमारा जो संख्या है वो डबल हो जाएगा, और दूसरा जब भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे तो क्या होगा, भारत के लोग हमको रिश्तेदार समझेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसने क्या किया, विवाह नीति लागू किया। इसको कहा जाता है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो इसको कहा जाता है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को। किस लिए कहा जाता है, तो इसने गोवा को जीता, मलक्का पर कब्जा किया, हरमुज पर कब्जा किया, और इसने क्या किया, विवाह नीति लागू की। आगे हम देखते हैं। तीसरा गवर्नर जनरल, तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, तो ये था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया, और इसने क्या किया, तो 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में 30 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बनाया। क्या किया, मुख्यालय बनाया। 1530 ईस्वी में इसने गोवा को मुख्यालय बनाया, और 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में इसने क्या किया, तो दीव पर कब्जा कर लिया। दीव पर कब्जा 1539 ईस्वी में इसने क्या किया, तो दीव पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आता है। तीसरी बार वास्को डिगामा भारत आता है 1524 ईस्वी में आता है, और 1527 ईस्वी में कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोचीन में मृत्यु हो जाती है इसकी। उसके बाद एक और गवर्नर जनरल आते हैं, गवर्नर आता है पुर्तगाली अल्फांसो डिसूजा, जिसके समय में सेंट जेवियर नामक ईसाई धर्म गुरु आते हैं। तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। चौथा गवर्नर जो था वो अल्फांसो डिसूजा था।
जिसके समय में सेंट जेवियर नामक धर्मगुरु, जो ईसाइयों के धर्मगुरु थे, वो भारत आए थे। अब हम देखते हैं, हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या कारण रहा, जिसके वजह से पुर्तगालियों का भारत से सफाया हो गया। तो हम बात करेंगे पुर्तगालियों के पतन का कारण। पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो क्या कारण था? तो पहला कारण क्या था? तो धार्मिक कारण। पहला क्या था? धार्मिक कारण। पहला कारण क्या था? धार्मिक कारण। पुर्तगाली लोग जो थे वो अपने धर्मों को सर्वोपरि मानते थे, इनका ही धर्म सर्वश्रेष्ठ था। यही एक कारण था धार्मिक, जिसके वजह से इनका पतन हो गया। और दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण पुर्तगाल पर स्पेन का नियंत्रण हो गया। स्पेन का नियंत्रण हो गया। और तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा जो कारण था वो अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये प्रमुख कारण था, जिसके वजह से जो पुर्तगाली सत्ता भारत में कायम हुई थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं कि इनका योगदान क्या रहा, सहयोग क्या रहा भारत में, उस पर चर्चा करते हैं। पुर्तगालियों का भारत में सहयोग। पुर्तगालियों का भारत में सहयोग। तो पहला इन्होंने सहयोग क्या किया? तो इन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। कहां पर? गोवा में 1526 ईस्वी में। इन्होंने गन्ना, पपीता, लाल मिर्च, आलू, तंबाकू, ये सभी क्या थे? इनका सहयोग था। तो पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1526 किसके द्वारा लागू लाया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा।
और क्या सहयोग थे? तो गन्ना, पपीता, लाल मिर्च, आलू, तंबाकू। इसके अलावा इन्होंने एक शैली लेकर आई, क्या? गोथिक शैली। शैली क्या होता है? तो भवन निर्माण। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर मंदिरों का जो हिस्सा होता है ऐसे होता है, कहीं वृत्ताकार होता है, कहीं पर सपाट होता है। तो ये एक क्या है? शैली है। तो इन्होंने गोथिक शैली को भारत में लाया है। तो आज के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात और, इन्होंने कार्टेज प्रणाली लागू किया है। क्या किया? कार्टेज प्रणाली लागू किया। ये कार्टेज प्रणाली क्या था? तो यहां पर इन्होंने एक परमिट जारी किया कि जिसे भी इस समुद्री मार्गों से व्यापार करना है उसको हमारे द्वारा परमिट लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी सुरक्षा इस क्षेत्र में की जाएगी, अन्यथा आपके सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। तो ये था कार्टेज प्रणाली, जो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।